हेलो हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। अभी जब मैं क्लास शूट कर रहा हूँ, अभी मैंने एक खबर देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में सरकार से कहा है कि मास्क पर जुर्माना बढ़ाइए। यानी कि वह भी कह रही है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, खासकर इस समय जब नॉर्मल कोल्ड है वो इजली आदमी को हो जाता है। तो कोरोना और नॉर्मल कोल्ड में अंतर स्पष्ट करवाना बहुत मुश्किल होगा और ये कातिल कोरोना कभी भी किसी को हो सकता है, जो कि उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो लापरवाही ना करें, मास्क पहन कर ही बाहर निकलें और किसी के संपर्क में आ रहे हैं तो भी ज़रूर मास्क पहनें। ठीक है ना। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके सवाल जो आपने पिछले जियोग्राफी के क्लास में पूछे हैं उसका जवाब दे देता हूं, उसके बाद में शुरू होगी आज की क्लास। तो सुमित सैनी जी हैं, उन्होंने लिखा है आपका काम बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत आभार आपका, पढ़ाई करते रहिए। बबीता यादव, इन्होंने कुछ मोटिवेशनल लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए। यूपीएससी एस्पायरेंट को क्रिएटिव होना चाहिए। संजय यादव बबलू, सर हमें सब समझ में आता है लेकिन मैप के बारे में समझ नहीं पाते हैं सर। संजय यादव जी, मैप के बारे में अभी थोड़ा मुश्किल है बताना। ये हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं आपको बताऊं कि मैप को कैसे रीड करना है, ये एक तरीका है। बाकी भी हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड हमारे पास आ जाएगी, पूरा डिटेल में केवल मैप की ही क्लास में चला दूंगा 10-12, जिसमें पूरा मैप डिटेल में पढ़ा दूंगा। राकेश कर्ण, सुप्रभात सर जी, मैं अपना काम कर रहे हैं, हम लोग लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश करण जी। गुलशन जयसवार, सर आप कम टॉपिक करते हैं, कम से कम 2-3 टॉपिक कराया करो एक दिन में। तो देखो एक दिन में होता क्या है कि कम एक या 2 टॉपिक इकोनॉमिक्स की चली जाती है और एक टॉपिक ज्योग्राफी की। 3 टॉपिक डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है गुरु, तो 3 टॉपिक डाइजेस्ट कीजिए, बहुत है। यूपीएससी के 3 टॉपिक का मतलब ये होता है कि देखिए यूपीएससी एक, जिसे आपने कभी देखा होगा जब छोटप्पन में दुकान पे जो ग्रोसरी की दुकान होती थी वहाँ पर खिलौनों में एक खिलौना आता था जिसको पानी में जब आप डालते थे तो बड़ा हो जाता था, गोली एकदम से छोटा छोटा मिलता था। तो यूपीएससी जो है ना उसी तरीके से काम करता है। यूपीएससी में कोई भी टॉपिक आपके लिए छोटा सा गोला है, जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो धीरे धीरे फैलेगा। तो आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हो ना, तो जब उसकी गहराई में जा कर के खुद सेल्फ से खोजना शुरू करेंगे ना, तब वो आपको लगेगा कि नहीं सर, तो कई बड़े टॉपिक एक साथ पढ़ा गए और हमको भी थोड़ा सा उस पर प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दर्शन जैन, गुड इवनिंग सर, बस मेरे पिछले वीडियो का आंसर करना डाउट। ठीक है, आपके सवाल अगर मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। किरण गुज्जर, सर हर एग्ज़ाम के बीच में कितने दिन का अंतर होता है? देखो ये कोई डिसाइड चीज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है, व्यवस्थाएं उनको चलानी है, ये नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाता है। गीता चक्रधारी, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया सर, बहुत आभार आपका। राजेश कुमार, सर जेट प्रवाह मुझे समझ में नहीं आया। जेट प्रवाह तो मैंने 2 बार उसको डिस्कस किया, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल है, दोबारा आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेहा प्रजापति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्लास में वॉइस प्रॉब्लम थी, प्लीज़ रीस्टार्ट कीजिएगा इकोनॉमिक्स की वीडियो। एक्चुअली में मैंने उस पर बात कर ली है कि टेक्निकल जो हमारी टीम है उससे गलती हुई थी और उसको उसमें सुधार अब नहीं हो सकता क्योंकि वो वीडियो भी डिलीट हो चुकी है और जितना था उतना अपलोड हो चुका है। तो राष्ट्रीयकरण में जो समझाया आपको, बाकी जो चीज़ें हैं पता भी कहानी आपको है, या फिर किसी दिन जो है मैं उसको बता दूंगा। थैंक्स सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। शहीमा बानो, धन्यवाद आपका। अजय कुशवाहा, सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है। अजय जी थोड़ा मेहनत कीजिए, इकोनॉमिक्स शुरुआत में जिनके लिए नया सब्जेक्ट होता है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बाद में सब समझ में आता है। कपिल कुमार उपाध्याय, सर अपसरण और अभिसरण क्या होता है? अच्छा कपिल जी, अपसरण का मतलब होता है फैलना, ठीक है, और अभिसरण का मतलब होता है सेंट्रलाइज होना, यानी कि जो है दब करके एक जगह पर आ जाना, और अपसरण का मतलब फैलना होता है। बहुत ही सिंपल सा है। साहिल साफी, थैंक यू सो मच, बहुत आभार आपका साहिल जी। दीपक कुमार साहू, सर 26 नंबर को क्लास नहीं आई थी, नहीं आया है। नहीं क्लास गया होगा, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए।
पंकज मौर्य, वेरी मोटिवेटिव क्लास, धन्यवाद। वंदना, रितिका श्रीवास्तव, सर क्लास का टाइम बता दीजिए। क्लास ज्योग्राफी की सुबह 9 से 11 के बीच में जाती है, यानी कि या तो 9 बजे मिलेगी या तो 11 बजे मिल जाएगी, यानी कि उसी के बीच में मिल जाती है। और जो इकोनॉमिक्स क्लास होती है वो 4 बजे आपको मिल जाती है। सर बोथ लैंग्वेज में टीचिंग प्लीज़। देखिए ऐसा हमारे पास अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के हैं और मैं हिंदी माध्यम से खुद पढ़ा हूँ। हालांकि कोशिश करके मैं कोशिश करता हूँ हर टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश हिंदी दोनों बता देता हूँ, और अगर मैं ट्राई करूँ तो संभव है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी उतना अच्छे से आपको समझना और मेरा समझाना ये नहीं हो पाएगा, इसलिए उस पर अभी काम मेरा चल रहा है। हो सकता है इंग्लिश का एक अलग चैनल भी मैं बना दूँ और वहाँ पर वो क्लास आपको मिल जाएगी। मेघा जायसवाल, ये आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत त्यागी, थैंक यू सर, आपका बहुत स्वागत है। नीतू गौतम, सर आपकी क्लास डेली लेती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके लिए यूपीएससी अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ। इस पर बात मैंने नीतू जी कर लिया है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। संजय खान, गुड आफ्टरनून, बहुत लंबा इन्होंने लिखा है, तारीफ़ किए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। राधे राधे, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। शकुंतला शहानी जी, बहुत बहुत आभार आपका। सर इसलिए वीडियो में कुछ त्रुटियां हैं, कृपया इसे सही करके मार्गदर्शन करें। वीडियो में जो त्रुटियां होंगी वो टेक्निकल टीम हमारी सही कर लेगी। और सुमित जी आप पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए, बाकी अगर कुछ छूटेगा तो उसको मैं कवर करवा दूंगा। चलिए, आप लोगों की जो कमेंट थे उसको मैंने काफ़ी ले लिया है। सर आप आंसर राइटिंग कैसे कराएंगे? आंसर राइटिंग बोर्ड पर पढ़ा के कराऊंगा भाई, और कैसे कराऊंगा, आपके घर आकर थोड़ी बताऊंगा। अखिलेश चौहान जी का ये जवाब है, सवाल था, उसका जवाब है ये। आंसर राइटिंग का सेशन होगा जिसमें बाकायदा सवाल लिए जाएंगे यूपीएससी के, और आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कमेंट। अब आते हैं क्लास की बात करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्लास हम ख़त्म करेंगे। देखिए आपसे रूबरू होने का यही तरीका मुझे समझ में आया, क्योंकि जब तक दो तरफ से बात नहीं होगी ना, मज़ा नहीं आएगा। आपके सवाल हैं, आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसका जवाब भी दे देता हूँ एकदम सामने वीडियो के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछला ज्योग्राफी का क्लास था उसमें आपने देखा था चक्रवातों के बारे में। आज ये समझेंगे कि चक्रवातों के नाम कैसे निर्धारित होते हैं, कहाँ किस चक्रवात को क्या कहा जाता है, और चक्रवात के नाम जो आप देखते हैं कि जो है अलग अलग अजीबोगरीब तरीके के कई बार नाम हो जाते हैं, उनको रखता कौन है, उसका पूरा प्रक्रिया क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो चक्रवात के नाम, चक्रवात के नाम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसमें चक्रवात को कहा क्या जाता है। ये जो चक्रवात शब्द है ना, ये केवल हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात के बारे में, आने वाले चक्रवात को कहा जाता है। यानी कि वो साइक्लोन जो कि हिंद महासागर में आता है उसको चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी साइक्लोन होती है और चक्रवात कहा जाता है उसे, जो कि हिंद महासागर में आता है। अब इसी का नाम जब आप कैरेबियाई सागर में देखते हैं, कैरेबियन लिख लीजिए आप, कैरेबियन सागर, तो यहाँ कैरेबियन सागर में उसको क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी सिरा होता है, ठीक है, दक्षिणी सिरा होता है। वहाँ पर जो है जो तूफान आता है, जो चक्रवात आता है, उसको हरिकेन कहा जाता है। चीन सागर में जो आता है उसे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ये जापान, चाइना, साउथ कोरिया आदि को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया के समीप
जो चक्रवात आता है उसे बिलीबिलीज कहा जाता है, बिलीबिलीज। ठीक है। तंजानिया और मेडागास्कर के पास जो आता है उसे बिलीबिली कहा जाता है। देखिए नाम आ जाते हैं कई बार मिलाने के लिए, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये चक्रवातों के स्थानीय नाम हैं कि उनको वहाँ पर क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ चक्रवात कहा जाता है, वो लोग क्या बोलते हैं जब इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो बिलीबिलीज बोलेंगे। वो यूएस के जो दक्षिणतम राज्यों में आता है तो उसको हरिकेन बोलते हैं। बाकी यूएस में जो उत्तरी क्षेत्र में आता है उसको टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है। तो उनके स्थानीय नाम हैं जिनको नाम दिया जाता है। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि नाम का इतिहास क्या है, क्यों नाम दिया जाता है, नाम की वजह क्या है, नाम देने का मतलब क्या है, फ़ायदा क्या है। आप नाम दिया ही क्यों जाता है किसी का भी नाम। मेरा नाम अमरीश शुक्ला है, आपका नाम कुछ होगा, फलाने ढिकाने जो भी हो, तो क्यों नाम दिया जाता है, नाम की वजह क्या है। नाम से पहचान होती है। ठीक है। जैसे दुनिया में अगर इतने लोग हैं, 8 अरब हो गए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें एशिया की भूमिका ज़्यादा है। अगर सबका नाम ना हो तो सोचो कि पहचानना कितना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा ना पहचानना। तो इसीलिए हर व्यक्ति की या हर चीज़ की नाम होती है। ठीक है ना। तो नाम बहुत ज़रूरी है। चक्रवातों के नाम देने की जो बात है वो इसलिए है क्योंकि जब तूफान आते थे अलग अलग जगहों पर तो लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या है और उसका कैसे निराकरण करें। तो इसलिए सारे जो देश के दुनिया के लोग उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि चक्रवातों के नाम रखते हैं। नाम रखने से क्या होगा कि जैसे वो आएंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनके बचाव के कार्य में लोग लग जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था चक्रवात। ठीक है। तो चक्रवातों का नाम रखना ये तरीका है चक्रवातों के नाम को स्थानीय जगह पर रखने का। अब आपने देखा होगा कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, म्यांमार, ये सब मिल करके एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो जब इस क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में कोई चक्रवात आता है तो उसे ये लोग नाम देते हैं और इनके संगठन को स्केप कहा जाता है। ठीक है। स्केप कहा जाता है। स्केप में 8 सदस्य हैं और इसमें इसकी जो स्थापना हुई वो 1972 में हुई स्केप की, और इसके संस्थापक सदस्य में भारत रहा है। इसके संस्थापक सदस्य में इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये सब जो है इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। तो होता यूँ है कि ये लोग जो है एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आज एक जो है एक मीटिंग होती है स्केप की और उसमें ये तय होता है कि आने वाले 20 तूफान के नाम ओमान रखेगा। तो जब हिंद महासागर के क्षेत्र में तूफान आएगा तो नाम कौन रखेगा, ओमान रखेंगे। होता यह है कि एकांतर क्रम में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए वो अपने हिसाब से नाम को रखते हैं। तो ये है चक्रवात के नाम रखने की व्यवस्था। और नाम रखने का एकमात्र उद्देश्य है कि जल्दी से उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद में उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो सके। चक्रवातों के नाम रखने का बस इतना सा ही फायदा है। बहुत मतलब कई ऐसे नाम है, तितली, बुलबुल, कैटरीना, मतलब जो कई बार हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन ऐसे नाम दिए जाते हैं कि लोगों की जुबान पर एकदम से खट से आए और वो एक सोशल नैरेटिव बन जाए ताकि लोगों का उस पर ध्यान आकृष्ट हो और जल्दी से उसके लिए काम किए जाए। तो ये है चक्रवातों के नाम को रखने का सिलसिला। अगला जो आपका टॉपिक होगा जिसको आप पढ़ेंगे वो होगा मौसम एवं जलवायु। ठीक है। वेदर एंड क्लाइमेट बहुत बड़ा टॉपिक है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो इसलिए उस क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वेदर क्या होता है, जलवायु क्या होता है, जलवायु का वर्गीकरण भी हम समझेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, वीडियो थोड़ा सा
छोटा है, इसमें कोई टॉपिक बड़े हमने लिए नहीं, कुछ आपके जवाब दे दिए। लेकिन अब चक्रवातों के नाम अगर मैं छोड़ देता तो आप ये कहते कि सर वो पढ़ाई नहीं आप, इसलिए ये वीडियो छोटा है, इसमें आपको उसके नाम के बारे में चर्चा मैंने कर दी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।